देखिए, सनातन धर्म एक जीवन पद्धति है। इसको आप किसी भी किताब से नहीं जोड़ सकते हैं या किसी ऋषि मुनि ने इसको नहीं बनाया था। ये एक जीवन पद्धति इस देश में बनी है जो अ, हजारों साल से बनी है और आगे चली है। अच्छा, अब कोई भी जो एक जिंदा फॉर्म होती है या कोई जिंदा सिस्टम होता है, उसमें विकृतियां भी आती हैं। और समय समय पर आपने देखा कि सनातनी प्रथा में भी जो विकृतियां आई, उसके लिए उसके अंदर से आवाज उठी और परिवर्तन हुआ। जैसे 500-600 ईसा पूर्व आपने देखा यही गौतम बुद्ध और महावीर वो इन्हीं जो विकृतियां थी उनके खिलाफ उठे। फिर आपने 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी में देखा नानक, सूरदास, कबीर, ये आए, इन लोगों ने फिर आवाज उठाई कि जो विकृतियां आ गई थी। उसके बाद फिर आया, आप 19वीं शताब्दी में देखिए तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में और मोर और लेस देश के अलग अलग राज्यों में एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुआ। जैसे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले, सीता सावित्री बाई फूले, इन्होंने किया। गुजरात में नरसिंह मेहता ने किया। वेस्ट बंगाल में राजा राम मोहन रॉय ने किया। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। बाद में दयानंद सरस्वती भी आए। तो ये एक जो जीवन पद्धति है, इसमें समय समय पर करेक्शंस होते आए हैं। तो जैसे कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, इसी तरह से इसमें भी जब भी कोई समाज को लगा कि इसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है, तो परिवर्तन होते रहे। और पहली बात कि बीजेपी को इसका मालकियत किसने दे दिया है सनातन का? सनातन तो हम भी प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, हम भी हिंदू विश्वास करते हैं। हमारे जितने नेतागण हैं हमारे साथ बैठे हैं, सभी लोग मंदिर जाते हैं। और हमारा तो है कि देखिए, हमारा इंडिया क्या है, इंक्लूसिव अलायंस है। हम हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर भाषा, हर क्षेत्र के स्त्री और पुरुष का बराबर सम्मान करते हैं। हम न किसी को छोटा मानते हैं, न किसी को बड़ा मानते हैं। हम बराबरी का हक सबको दिलाना चाहते हैं और इसीलिए हम सामाजिक न्याय के साथ खड़े हैं। और इसको थोड़ा अगर समझना है ना, तो जो तमिलनाडु में जो एक द्रविड़ जो आइडियोलॉजी हुई है, उसको अगर आप समझेंगे तो फिर समझेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। लेकिन जैसा हमने कहा कि हम सब धर्म को सम्मान करते हैं और इंडिया गठबंधन के कई शीर्ष नेताओं ने कहा है कि हम इस बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं। तो यही है, हमारा भी स्टैंड है। देखिए, मनीष कश्यप पे जब मुकदमा हुआ था उस समय हम वहाँ थे भी नहीं, उस समय हम रिटायर हो गए थे, इसलिए मुझे केस के बारे में कुछ पता नहीं है। दूसरी बात है कि जो हमने अखबारों में देखा कि ये एनएसए का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल किया, एनएसए को बहाल किया। और एनएसए का ऑर्डर पास कौन करते हैं? आर एन रवि। आर एन रवि जो गवर्नर है और वो बिहार के ही। तो गवर्नर ने इसकी अनुशंसा की, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंफर्म किया। तो जब न्यायपालिका की प्रक्रिया है तो इसमें कोई भी टिप्पणी करना किसी भी आदमी के लिए उचित नहीं होगा। देखिए, इंडिया और एनडीए में एक मुख्य अंतर ये है कि एनडीए जो कभी था नहीं, अटल जी के समय एनडीए था। पिछले 9 साल में कभी आपने एनडीए की किसी मीटिंग की बात सुनी थी? कहीं एनडीए का शब्द आपने सुना था? एनडीए हमारे बेंगलुरु बैठक की डर से पैदा हुई चीज है।
ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ 26 दल थे तो यहाँ 38 दल बुलाए गए, और ऐसे ऐसे दल जिसका अस्तित्व अपने आप में संदेहास्पद है, जिनके नेता को कोई नहीं जानता है, जिनके पास ना कोई एमएलए है ना कोई एमपी है, कुछ भी नहीं है। तो इंडिया गठबंधन को बनाया गया किस लिए? एक व्यक्ति की सत्ता को बरकरार रखने के लिए। और इंडिया गठबंधन का क्या हुआ? इस देश की जनता को उसकी आवाज दिलाने के लिए, इस देश की जनता की माली हालत को बढ़ाने के लिए। और जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, तो वहां तो एक ही एक है, ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, महेश भी वही है। हमारे यहाँ दर्जनों नेता हैं, अभी जो आधे दर्जन तो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, और दर्जन नेता ऐसे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, इस देश के बहुत ही सम्मानित नेता हैं। तो जहां तक चेहरे की बात है, हमारे पास तो चॉइस ही चॉइस है, हम तो जब भी होगा डिसाइड कर लेंगे। इसलिए, और दूसरी बात है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। पार्लियामेंट में क्या होता है कि पहले चुनाव होता है, उसमें एमपी चुने जाते हैं, फिर एमपी जो मेजोरिटी जो एमपी होते हैं वो सभा करते हैं, और उसमें एक नेता चुनते हैं, और वो नेता जाके प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और समर्थन पत्र देते हैं कि हमें मेजोरिटी जो पार्लियामेंट के एमपी थे उनका समर्थन प्राप्त है, इसलिए मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो इसमें फिर चेहरे की बात कहाँ है? देखिए, बहुत सारे कारण हैं बिहार में, जो बेरोजगारी है, या इंडस्ट्री का विकास कम हुआ है। हमारा जो झारखंड से अलग होना एक महत्वपूर्ण विषय है। आज आपने अखबारों में देखा होगा कि हमारी जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उसको केंद्र से जेड सर्टिफिकेट मिला है, और हमारा जो जीडीपी है 10.45% में इस देश के राज्यों में सबसे अग्रणी है। तो हम लोग प्रगति कर रहे हैं, और हमारे नेता ने तो 2020 में ही कहा था कि हम आने पर 10 लाख रोजगार देंगे, और सत्ता में आने के बाद भी उन्होंने हर मंच से, असेंबली के अंदर, प्रेस के साथ वार्ता करते समय ये बताया है कि 2025 के चुनाव के पहले हम 10 लाख नौकरी जरूर देंगे, और इसीलिए लगातार बहालियां हो रही हैं, लगातार एडवर्टीजमेंट निकल रहे हैं, बहाली की प्रक्रिया चल रही है। तो हम अपने वादे को कभी भी चुनावी जुमला नहीं कहेंगे, हम इस वादे पर कायम हैं और करके दिखाएंगे। जी, पता नहीं, मेरे तो मतलब अब वो किस प्रकरण में हुआ तो मुझे हानि, क्योंकि 2022 में तो मैं राजनीति में भी नहीं था, तो उस समय ऑब्वियसली बिहार को तो फॉलो करता है, तो उस समय तो मैं नौकरी में था।